आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम इसके बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक हैं, अर्थात इसका लेखक कौन है, तो इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर के माताजी का नाम भीमाबाई है और उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान, बाबा साहेब का जो जन्म स्थान है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वो है महू, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इनका जन्म जो हुआ एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी, निधन, वो दिसंबर 1956 में हुआ था और ये दिल्ली में हुई थी। इसका जो है निधन दिल्ली में हुआ था। और इनकी प्राथमिक शिक्षा, बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा में हुआ था और ये उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका तथा लंदन इंग्लैंड गए। कैसे गए, तो इन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए। बड़ौदा नरेश ने इसको प्रोत्साहन दिया था और उसके प्रोत्साहन पे इन्होंने न्यूयॉर्क गए तथा लंदन गए उच्चतर शिक्षा पाने के लिए। बाबा साहेब के 3 प्रेरक व्यक्ति थे जिससे उनको प्रेरणा मिली थी। बाबा साहेब के 3 प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। अगर आप लोग ये वीडियो में क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। बाबा साहेब की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। बाबा साहेब जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो हम आप लोग को बता रहे हैं। पहला है द कास्ट इन इंडिया मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुकराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सब बाबा साहेब के प्रमुख रचनाएं हैं। यह हिलेशन ऑफ कास्ट, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि भाषण है, इसका हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना। तो ये हिंदी रूपांतरण किसने किया है, श्रम विभाजन जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण दिया गया था इसी का हिंदी रूपांतरण किया गया है। और इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया है, तो उसका नाम है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण करके श्रम किया, जिसको हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब का संपूर्ण वार्ड में 21 खंडों में प्रकाशित है। तो हम आप लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कुछ जानकारियां दी हैं। चलिए अब हम लोग कहानी जो हमारा जो शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को जानते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। इसका उत्तर है
लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। अभी जो युग चल रहा है ये आधुनिक युग है। इसके अनुसार भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ सार्वजनिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। यही विडंबना की बात है और यही विडंबना का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इसका उत्तर है, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कहना है जातिवाद के पोषक का। जातिवाद का जो पोषक है वो उसके पक्ष में यही तर्क दे रहे हैं कि जातिवाद के पोषकों का ये तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मान रहा है और जातिवाद उसका कहना है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये उसका तर्क है। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यानी जातिवाद के जो पोषक उसके पक्ष में जो जो तर्क दिए हैं उनमें लेखक ने क्या आपत्तियां जताई हैं, लेखक की क्या प्रमुख आपत्तियां हैं, चलिए इसको जानते हैं। इसका उत्तर है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जाति जो है ये भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसका उत्तर है, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, अर्थात काम की बंटवारा कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचि पूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मता को बढ़ाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? लेखक के अनुसार बेरोजगारी जो है ये भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है, चलिए उत्तर के हिसाब से जानते हैं। इसका आंसर जो है उसके हिसाब से हम आप लोग को बता रहे हैं। इसका उत्तर है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। भारतीय समाज में जो श्रम का जो विभाजन हुआ है उसका आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कार्य कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, हमें उस काम करने की वजह और रुचि जिसमें हमको रुचि नहीं है, उस कार्य को करने पे हमको विवश कर दिया जाता है। तो
इस कारण से हम उस काम को कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यही कारण है कि हमको जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है लेखक के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। इसका आंसर है लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता व मनुष्य काम को टालने लगता है। जिस काम में इस लेखक का कहना है जो काम अरुचि के साथ विवशता के साथ किया जाता है, मनुष्य ऐसे काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका उत्तर है लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि ऐसे पहलुओं में लेखक ने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। अर्थात सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अर्थात भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका उत्तर है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान होनी चाहिए। अर्थात इस तरह के विशेषताओं को सच्चे लोकतंत्र के लिए हमारे जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी ने इसी विशेषताओं को आवश्यक माना है।